एक बार की बात है कि कैलाशपुर नामक एक शहर में दो पति पत्नी रहा करते थे, मधु और सुमित। और इन दोनों की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन एक दिन इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। अजी, आपसे मैंने एक हार का कहा था और आपने अभी तक मुझे वो हार नहीं ला कर दिया। भला आप मेरी कोई बात मानते भी हैं या नहीं? अरे, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और मैंने कितने सारे हार तुम्हें चढ़ाए ही थे। भला फिर तुम्हें दूसरा हार क्यों चाहिए? रोज रोज तुम्हें कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए ही होती है। भला मैं तुम्हारी इतनी सारी फरमाइशें कहाँ से पूरा करूँ? मैं फरमाइशें करती हूँ? मैंने आपसे क्या मांगा? सिर्फ एक हार ही तो मांगा था, उसके लिए इतना बतंगड़ बना रहे हैं। बतंगड़ क्यों नहीं बनाऊंगा? जब से शादी हुई है रोज़ रोज़ तुम्हारी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है। भला मैं तुम्हारी इतनी फरमाइशें कैसे पूरी कर सकता हूँ? मैं तो तुमसे शादी करके परेशान हो गया हूँ। अच्छा जी, आप मुझसे शादी कर कर परेशान हो गए हैं, तो मैं कौन सा आपके साथ खुश हूँ? भला जब से शादी हुई है मुझे किचन में घुसेड़ दिया है और रात दिन आपके और आपकी माँ के काम करना पड़ते हैं मुझे, और आप कह रहे हैं कि आप परेशान हैं। बल्कि सच तो यह है कि मैं आपसे परेशान हूँ और मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी तंग आ गई हूँ आप जैसे कंजूस से शादी कर कर। तभी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए सुनकर सुमित की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो आकर बोलती है, अरे, तुम दोनों पागल हो गए क्या? इतनी ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे हो। भला बात क्या है जो तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी शादी को अभी एक ही महीना हुआ है और तुम दोनों इतना लड़ रहे हो आपस में। तभी मधु बोलती है, मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मैके। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि आप दोनों के काम करती रहूं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं इस घर की। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी मधु की सास बोलती है, अरे बेटी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं सुमित को समझाऊंगी। तुम इतना गुस्सा मत करो। आखिर मुझे बताओ बात क्या है? तभी सुमित बोलता है, माँ जी, आप इसे मत रोको, इसे जाने दो। इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं भी इससे परेशान हो गया हूँ, इसके रोज़ रोज़ के नखरे झेल कर। अरे, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसे नहीं लड़ते। चलो एक दूसरे से माफ़ी मांगो। नहीं माँ जी, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी और मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं इस घर में कभी वापस लौटकर नहीं आऊँगी। आप देख लेना। तभी ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। तभी अगले दिन मधु की सास बोलती है, बेटा सुमित, तुम्हें बहू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो तो नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम्हें तो समझना चाहिए कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम उससे इस तरह लड़ रहे हो। तुम्हें उसे मना लेना चाहिए था। वो गुस्सा होकर ये घर छोड़कर चली गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना इस घर में। तभी सुमित बोलता है, मैंने ठीक किया माँ, उसे जाने दो। जब कुछ दिन अपने मैके में रहेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैं उसकी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से थक चुका था। सही है, वो अपने घर चली गई, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तभी इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित मधु को घर वापस नहीं लेकर आता। और वहीं दूसरी तरफ मधु सोचती है कि मैं घर तो आ गई, लेकिन अभी तक सुमित ने मुझे ना तो कोई कॉल की है और ना ही मुझे लेने आया है। भला उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। सुमित मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने ठीक किया कि मैं अपने घर आ गई, लेकिन ये बात भी सच है, मैं यहाँ पर कब तक रहूँगी? तो वहीं दूसरी तरफ सुमित की माँ उसे समझाती है, बेटा अब तो बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी लड़ाई कब तक चलेगी? तुम्हें अब तो मधु को ले आना चाहिए इस घर में वापस, क्योंकि एक औरत का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मैका। माँ जी, वो अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से ही आ जाए। मैंने उसे नहीं मना किया है, लेकिन मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। उसने आपका अपमान किया है। अगर वो सिर्फ मुझसे लड़ती तो मुझसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने आपका उस दिन अपमान किया, इसलिए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। और वहाँ दूसरी तरफ मधु की माँ भी परेशान होती है और वो मधु से पूछती है कि मधु, इतने दिन हो गए लेकिन दामाद जी एक बार भी यहाँ नहीं आए और ना ही तुम्हें लेकर गए हैं। भला ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तभी मधु बोलती है कि माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ। बल्कि सच तो यह है कि मेरी सुमित जी से लड़ाई हो गई थी
और मैं उनसे लड़कर यहाँ आई हूँ और मैंने उनसे बोला है कि मैं उनके घर में कभी वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन माँ, वो तो मुझे अब लेने ही नहीं आ रहे। मुझे अब डर लगने लगा है और मेरा अब यहाँ दिल नहीं लग रहा है। मधु की ये बात सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है और वो मधु से बोलती है, अरे, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझे अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई? भला ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी को अभी कितने दिन हुए हैं और तुम दामाद जी से लड़ गई? ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इन हरकतों पर। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने गलत किया और मुझे अपने किए पर पछतावा भी है। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे सुमित जी घर वापस लेने भी नहीं आए और ना ही उन्होंने मुझे कोई कॉल की है। भला मैं अब क्या करूँ माँ? आप ही कुछ मुझे बताओ। तभी मधु की माँ बोलती है, मधु, तुमने आज हमारा सर नीचे झुका दिया। भला सुमित और सुमित की माँ हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी कि हमने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं? भला बताओ, ऐसा कोई करता है? अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है और तुम लड़कर घर बैठ गई हो। माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी अपनी सास और सुमित जी से मांगना। तुम अब परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। तभी अगले दिन की सुबह मधु देखती है कि उसकी सास और उसके पति उसके घर आ जाता है। सासू माँ, और आप दोनों यहाँ कैसे? मैंने ही बुलाया है समदन जी को और दामाद जी को, और मैंने इनको सारी बातें बता दी जो तुमने कल मुझसे करी थी, और अब तुम खुद अपनी सास से और अपने पति से माफ़ी मांगो। तभी मधु की सास बोलती है, बेटा मधु, अब तो तुमने हमें माफ़ कर दिया ना। अब तो तुम घर वापस चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो घर वापस आ जाओ बेटा। और हाँ, सुमित तुम्हें वो सोने का हार भी ज़रूर दिलवाएगा जो तुम्हें चाहिए था। तभी मधु बोलती है, नहीं माँ जी, मुझे कोई सोने का हार नहीं चाहिए। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी और मुझे छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई थी। माँ जी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और सुमित जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे कि आप दोनों का दिल दुखे। मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सुमित बोलता है, नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो मधु। तुम्हारी माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अपने किए पे पछतावा है, यही हमारे लिए बहुत है। और माँ, और हमने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है, इसलिए तुम परेशान मत हो और चलो, अब घर वापस चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना है। तभी ये बोलकर मधु और सुमित घर वापस आ जाते हैं और वो दोनों फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। और इस तरह से सुमित और मधु की माँ दोनों आपस में मिलकर अपने दोनों बच्चों को मिला देती हैं। एक बार की बात है, सोनापुर नामक एक गांव में विशाल नाम का एक आदमी अपनी माँ और अपनी पत्नी मधु के साथ रहा करता था। तभी एक दिन विशाल अपनी माँ से बोलता है कि माँ जी, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। और तभी ये बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है। और तभी विशाल के जाने के बाद विशाल की माँ, जो कि स्वभाव से बहुत ही लालची होती है, वो अपनी बहू को आवाज़ देती है, अरे बहू, कहाँ रह गई? सुबह से मैं तुझे आवाज़ें लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं आती क्या मेरी आवाज़ों की? और अपनी सास की आवाज़ सुनकर उसकी बहू मधु वहाँ आ जाती है। जी माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों लगा रही हैं? मैं रसोई में काम कर रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, बड़ी आई काम करने वाली। अब मेरी बात सुनो। तुम्हें पता ही है कि दिवाली आ रही है और हमारे यहाँ रस्म है कि दिवाली पर लड़के वालों के कपड़े बहू के घर से आते हैं और मिठाइयाँ भी। ये हमारे घर की रस्म है और रस्में तोड़ी नहीं जाती। इसलिए तुम याद से ये सब बातें अपनी माँ से कर देना, जिससे कि दिवाली पर सारी चीज़ें घर पर आ जाएं। अपनी सास की ये बातें सुनकर मधु बहुत हैरान होती है, लेकिन उसे मजबूरन अपने घर पर कॉल करनी पड़ती है
और अपने माँ बाप को ये सब बातें बतानी पड़ती हैं। तभी उसकी सास आ जाती है और वो बोलती है, जी माँ जी, मैंने अपने घर पर सबको बोल दिया है, वो ये सब सामान भिजवा देंगे। हाँ हाँ, चलो अच्छा किया तुमने, सारा सामान आ जाना चाहिए और साड़ियाँ भी सारी अच्छी होनी चाहिए, समझ गई। और तभी अगले दिन मधु की सास उसे फिर से बोलती है कि मधु, तुम जानती हो कि हमारे यहाँ गहने कितने पहने जाते हैं और तुम्हारे यहाँ से तो हमारे लिए कोई गहना ही नहीं आया। अरे माँ जी, हमारी जितनी हैसियत थी मेरे घर वालों ने आपको उतना दे दिया। आपको तो पता ही है कि हम कोई मालदार लोग नहीं हैं, बल्कि एक आम परिवार से हैं, तो हम इतने गहने कहाँ से दे पाते। लेकिन फिर भी मधु की सास बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये तो रस्म है, तुम्हारे घर वालों को मुझे एक हार देना ही होगा, क्योंकि ये तो रस्म है और रस्मों को बदला नहीं जाता। और अपने घर वालों से कह देना कि भारी हार बनवाएं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझे हल्की चीज़ें पहनने का शौक़ नहीं है। तभी अगले दिन मधु ये सारी बातें अपने पति को बताती है। अजी, मेरे घर वाले इतना सब कहाँ से देंगे, आप तो जानते ही हैं कि हम एक आम लोग हैं और मेरे घर वालों ने जितना हो सका उतना दिया ही है। लेकिन माँ जी तो रस्म का बोल बोल कर इतनी चीज़ें मांग रही हैं, मेरे घर वाले कहाँ से एक सोने का हार देंगे। और अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर विशाल बोलता है कि मुझे इन बातों से अलग रखो, क्योंकि मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। ये तुम्हारे और मेरी माँ के बीच की बात है, तो इसलिए मुझे इन बातों से दूर ही रखो, तुम खुद ही आपस में देखो। और अपने पति की ये बातें सुनकर मधु मन ही मन सोचती है कि उसे इस बारे में खुद ही कुछ करना होगा। और तभी अगले दिन मधु की सास मधु को आवाज़ें लगाती है, अरे कहाँ हो मधु, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और तभी वहाँ मधु आ जाती है। हाँ रे बहुरिया, कह दिया ना अपने माँ बाप से, ये सारी चीज़ें आ जाना चाहिए, दिवाली में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। और ये सुनकर मधु बोलती है, जी माँ जी, मैंने घर पर बोल दिया है, मेरे घर वालों ने बोला है कि वो जल्द से जल्द बंदोबस्त कर देंगे, उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। आप तो जानती हैं कि मेरे घर वाले कितने गरीब हैं। तभी ये बात सुनकर मधु की सास बोलती है, अरे हाँ रे हाँ, हमें पता है कितने गरीब हैं, हमने भी कौन सा महल मांग लिया है जो उनसे इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। एक छोटा सा हारी तो मांगा है और कुछ कपड़े, ये तो हमारा अधिकार है भाई, इतना तो तुम्हारे घर वाले दे ही सकते हैं। और वैसे भी ये तो रस्म है, रस्में तो पूरी करी ही जाती हैं, आखिर समाज को भी तो मुंह दिखाना होता है। तभी अकेले में मधु सोचती है कि इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरे घर वाले इतना इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। हाँ, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। तभी अगले दिन मधु की सास मधु से बातें कर रही होती है। तभी मधु बोलती है कि माँ जी, मेरी घर पर बात हुई थी और माँ ने कहा कि हमारे घर में एक रस्म है कि दामाद जी की माँ यानी मेरी सास, जो कि आप हैं, आपको अपने हाथों से मेरी माँ को सोने के कंगन और सोने की बालियाँ चढ़ानी होंगी, नहीं तो हमारे गांव में मान्यता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपकी उम्र कम हो जाएगी और आपका देहांत हो सकता है। माँ जी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हमारे यहाँ की रस्म है, मैंने तो अपनी माँ से मना भी किया। तभी अपनी बहू की ये बातें सुनकर वो लालची सास चौंक जाती है और वो बोलती है, अरे ये कैसी रस्म हुई, भला सोने के कंगन और बालियाँ कहाँ से चढ़ाऊँगी, और अगर मैंने बालियाँ नहीं चढ़ाई तो मैं मर जाऊँगी, ये तुम्हारे गांव की कैसी रस्म है। माँ जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो मना ही किया है माँ से, आखिर माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हमारे गांव की रस्म है, भला मेरे हाथ में थोड़ी ना है ये कोई चीज़। तभी ये बात सुनकर मधु की सास बहुत डर जाती है और वो सोचने को मजबूर हो जाती है। तभी मधु वहाँ अपने घर पर कॉल कर देती है कि माँ जी, आप अब परेशान ना हो, आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर काम कर दिया है। और वहाँ दूसरी तरफ
मधु की सास बोलती है, अरे इस कमबख्त मारी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर मैंने इसकी माँ को कंगन और बालियाँ नहीं चढ़ाई तो इसका नुकसान तो मुझे ही होगा। कहीं मैं मर गई तो मेरा क्या होगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है इस दुनिया में। तभी दूसरे दिन मधु की सास मधु से कहती है कि मधु, मैंने कंगन और बालियों का इंतज़ाम कर लिया है। तुम अपनी माँ से बोलना कि वो कभी भी आकर ये सब ले जा सकती हैं, नहीं तो मैं खुद ही उनके पास चली जाऊंगी और कंगन और बालियाँ उन्हें चढ़ा दूंगी। अब तो कोई तुम्हारी यहाँ की रस्म नहीं रह गई ना। तभी ये बात सुनकर मधु बोलती है, नहीं माँ जी, बस इतना ही था। अब रस्म है, कर भी क्या सकते हैं। मैंने तो मना ही किया था माँ से। ठीक है माँ जी, मैं माँ के पास ये सब पहुँचा दूँगी, और अगर आपकी तरफ से कोई रस्म हो तो वो बता दीजिए, हम पूरी कर देंगे। क्योंकि माँ जी आप तो कहती हैं ना, रस्में तो पूरी ही करना पड़ती हैं। तभी ये बात सुनकर मधु की सास बोलती है, अरे नहीं नहीं, अब कोई रस्म पूरी नहीं करनी है। और वैसे भी तुम्हारी शादी को तो अब बहुत साल हो चुके हैं, और इतने सालों बाद क्या रस्म करना। बस आज से कोई रस्म नहीं होगी, रहने दो। मैंने जो कुछ भी बोला था उन सब चीज़ों को भी रहने दो, हमें कोई रस्म नहीं करनी। तभी ये बातें सुनकर मधु वहाँ से चली जाती है और मधु की सास बोलती है, अरे दैया, जान बची तो लाखों पाए। आज के बाद मैं कोई रस्म नहीं करवाऊंगी, नहीं तो यहाँ तो लेने के ही देने पड़ गए थे। और वहीं दूसरी तरफ मधु अपने घर पर कॉल कर देती है और घर वालों से कह देती है कि माँ जी, कोई भी चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सासू माँ ने सारी चीज़ों को मना कर दिया है, और आज के बाद आपको परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मेरे ससुराल वाले आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। और इस तरह मधु अपनी चालाकी से अपनी सास का लालचीपन ख़त्म कर देती है। एक बार की बात है कि शीतल और मधु नाम की दो देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ रहा करती थीं। तो तभी एक दिन शीतल और मधु की सास बोलती है कि सुनो, मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ जा रही हूँ, मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम दोनों ही अब घर का ख्याल रखना, और जिस तरह तुम दोनों आपस में काम करती हो वैसे ही आपस में काम बांट कर करना, जिससे तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो सके। और शीतल, मेरे बाद इस घर में तुम बड़ी हो, इसलिए तुम मधु का ख्याल रखना और आपस में मेलझोल से रहना, समझ गई ना तुम। तभी अपनी सास की ये बात सुनकर शीतल बोलती है, जी माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगी, मधु का भी और अपना भी, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और आराम से अपनी छोटी बहन के जाएं। तभी अपनी जेठानी की ये बातें सुनकर मधु बोलती है, जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर घर का पूरा ख्याल रखेंगे और आप आराम से जाएं। और अपनी दोनों बहुओं की ये बातें सुनकर, ठीक है, अब मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ और मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँगी। तभी अगले दिन उन दोनों की सास अपने बहन के घर चली जाती है, और अपनी सास के जाने के बाद शीतल मधु से बोलती है कि मधु, अब हम दोनों को काम बांट लेना चाहिए। तुम खाना बनाओगी और घर की सफाई करोगी, और सारे काम बहुत ध्यान से करना, क्योंकि माँ जी ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और इस घर की भी, और उनके जाने के बाद मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ, तो इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। तुम समझ गई ना। और मधु बेचारी सारे काम करने लगती है। तभी अगले दिन शीतल बोलती है कि मधु, आज से शाम का खाना भी तुम बनाओगी और सुबह का खाना भी तुम बनाओगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं थोड़े दिन आराम करूँगी, जिससे कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं फिर से काम करने लगूँगी, लेकिन जब तक तुम्हें ही घर के सारे काम करने हैं। बेचारी मधु अपनी जेठानी की ये सारी बातें सुनती होती है और वो बोलती है, ठीक है बहन, मैं सारी बात समझ गई, मैं सारे काम कर लूँगी, आप परेशान मत होइए, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक सारे काम मैं देख लूँगी, और आप जब तक आराम करिए। और ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। तभी मधु के जाने के बाद शीतल बोलती है, कितनी भोली है बेचारी, मेरे बिछाए गए जाल में फंस गई। अब मैं आराम से बैठकर मज़े करूँगी
और ये घर के सारे काम करेगी। कितना अच्छा हुआ कि सासू माँ चली गई। मैं तो अब बस आराम करूँगी और ये सब घर के काम करेगी। और दूसरी तरफ मधु बेचारी किचन में सारे काम करती है और खाना बना लेती है, और वो खुद से बोलती होती है कि आज तो मैं थक गई। सुबह का खाना भी मुझे बनाना पड़ा और शाम का खाना ही मुझे बनाना पड़ा है। सासू माँ होती तो वो कभी ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि वो हमेशा काम बांटती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जेठानी जी की भी तबीयत ख़राब है। और ये बोलने के बाद वो जेठानी जी के पास जाती है और बोलती है, जेठानी जी, मैंने सारे काम कर लिए हैं और मैंने खाना बना लिया है। आप चाहें तो खाना खा सकती हैं, मैं आपका खाना आपके कमरे में लगा दूंगी। तभी शीतल बोलती है, अच्छा अच्छा, तुमने अच्छा किया, तुमने खाना बना लिया। हाँ, खाना मेरे कमरे में लगा देना, मैं वहीं खाऊंगी। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगी और फिर तुम भी खाना खा लेना, समझ गई? ठीक है जेठानी जी, मैं खाना आपके रूम में ही लगा दूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो और आप बस आराम करें। और अब मैं भी थक गई हूँ, मैं भी अब आराम करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा दिन हो गया है काम करते हुए, और आपको तो पता है मेरी आदत इतना काम करने की नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी आदत नहीं है, लेकिन मैं क्या जानकर तुमसे इतना काम करा रही हूँ? मेरी भी तबीयत ख़राब है, भला तुम्हें इतनी बात तो समझनी ही चाहिए। और तुम मुझसे इस तरह बोल रही हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अपनी जेठानी जी की ये बातें सुनकर मधु बड़ा हैरान होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और घर के कामों में लग जाती है। आखिर जेठानी जी की तबीयत कब तक खराब रहेगी? मुझे आज पूरा हफ्ता हो गया है काम करते करते, इस तरह तो मैं बीमार हो जाऊंगी। भला ऐसे कब तक मैं काम करती रहूंगी? मुझे जेठानी जी से बात करनी ही चाहिए। हाँ, मैं आज जेठानी जी से बात करूंगी। तभी वो शीतल के पास जाती है। जेठानी जी, मैं ऐसे कब तक काम करती रहूंगी? भला आपको भी पता है घर के कितने काम होते हैं। एक हफ्ता हो गया है, मैं काम करते करते थक गई हूँ। आपकी तबीयत भला कब तक ख़राब रहेगी और मुझे कब तक इस तरह काम करते रहना होगा? मैं भी एक इंसान हूँ और मैं थक चुकी हूँ ये सब काम करते करते। अब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई होगी, हम लोगों को काम बांट लेना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर शीतल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो मधु से बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ और तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रही हूँ? मेरी तबीयत ख़राब है और तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं है। जाओ, आज से मैं ही सारा काम कर लूँगी, तुम यहाँ से जाओ। तभी अपनी जेठानी की ये बातें सुनकर मधु वहाँ से मजबूर होकर चली जाती है और काम करना शुरू कर देती है। तभी वो एक दिन घर की सफाई कर रही होती है और वो बोलती है कि आज 2 हफ्ते हो गए हैं, सासू माँ भी पता नहीं कब आएंगी। इतने दिन हो गए हैं, मुझे तो अब उनकी याद आ रही है। मुझे तो अब इन कामों से सिर्फ सासू माँ ही बचा सकती हैं, नहीं तो जेठानी जी तो मुझे काम करा करा के ही मार देंगी। तभी वो ये बोल ही रही होती है कि वो देखती है कि सासू माँ घर वापस आ जाती हैं। अरे सासू माँ, आप घर वापस आ गई, आपने हमें बताया भी नहीं, आप कब आईं? तभी सासू माँ बोलती हैं, हाँ मैं आ गई घर, और तुम कैसी हो? और शीतल कहाँ है? और तुम ये घर की सफाई क्यों कर रही हो? ये काम तो शीतल का है, भला फिर तुम ये काम क्यों कर रही हो? मुझे बताओ शीतल कहाँ है? तभी मधु बोलती है, माँ जी, जेठानी जी की तबीयत खराब है। जिस दिन से आप गई थी उसी दिन से जेठानी जी ने सारा काम मुझे दे दिया था और मुझे ही घर के सारे काम करने को बोला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और वो घर का कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए तब से मैं ही घर के सारे काम कर रही हूँ और वो सिर्फ आराम कर रही हैं। तभी मधु की ये बात सुनकर सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती हैं कि शीतल ने मधु को पागल बनाया है और उसके साथ अन्याय किया है। तभी सासू से बोलती हैं कि तुम अब परेशान मत हो और तुम्हें अब घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं सबक सिखाऊंगी शीतल को, जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है। और वो तभी शीतल को और मधु को एक साथ बुलाती हैं और शीतल की सास बोलती हैं कि शीतल, ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि तुम कोई काम नहीं कर रही और सारा काम तुमने मधु के ऊपर डाल दिया था। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम इस घर की बड़ी हो तब भी तुम ऐसा कर रही हो। मैंने तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी दी थी और तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाया।
तभी अपनी सास की ये बातें सुनकर शीतल बोलती है, नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सच में तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने मधु से कुछ काम करने को बोला था और कोई बात नहीं है। तभी शीतल की ये बात सुनकर सासू माँ बोलती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम्हें ही घर के सारे काम करना होंगे, सारे काम, और मधु अब से कोई काम नहीं करेगी। समझ गई तुम? तभी फिर शीतल को सारे काम करना पड़ते हैं। उसे घर का खाना भी बनाना पड़ता है और साफ सफाई भी उसे ही करना पड़ती है। और इतने सब काम करके शीतल बोलती है, अरे दैया रे दैया, मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। भला मुझे कब तक इस घर के सारे काम करना होंगे। मुझे लगता है मुझे सासू माँ से और मधु से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तभी मुझे इन कामों से छुटकारा मिलेगा। और ये बोलकर शीतल सीधा अपने सास और मधु के पास पहुंचती है और बोलती है, सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी शीतल की ये बात सुनकर उसकी सास बोलती है, अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन माफ़ी मुझसे नहीं, मधु से मांगो, क्योंकि तुमने उसके साथ बुरा किया है, इसलिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझसे नहीं। तभी अपनी सास की ये बात सुनकर शीतल मधु से बोलती है, मधु मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे पता लग गया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो मधु। तभी शीतल की ये बात सुनकर मधु बोलती है, नहीं नहीं जेठानी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है, और आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी बड़ी हैं और मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। तभी अपनी छोटी बहू की ये बात सुनकर सास बोलती है, देखा शीतल, छोटी बहू कितनी अच्छी है, सीखो कुछ शीतल, उसने तुम्हें कितनी जल्दी माफ़ कर दिया, आइंदा से कभी तुम ऐसी गलती मत करना। और इस तरह मधु की सास अपनी छोटी बहू का बदला अपनी बड़ी बहू से ले लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख